कमलीपुर नाम का एक गांव था जहां नयन नाम का एक व्यक्ति एक स्कूल में चपरासी का काम किया करता था। वो हमेशा साइकिल से स्कूल आया जाया करता था। वो पूरा दिन मेहनत करके अपने घर आ जाया करता था। भाग्यवान, इस महीने की तनख्वाह थोड़ी देरी से आने वाली है। तुम्हारे पास पिछले महीने का कुछ हिसाब बचा होगा ना? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पिछले महीने का सारा हिसाब 15 तारीख को ही खत्म हो गया था। बाकी के आधे महीने हमने उधार से काम चलाया था और आज इस वक्त के खाने के अलावा हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। तुम घर पर रुको, मैं बाजार से कुछ लेकर आता हूँ। देखता हूँ शायद कोई उधार दे दे। नयन बाजार जाकर सबसे उधार सब्जियां खरीदने की बातें करता है, लेकिन उसे कोई भी सब्जी उधार नहीं देता। निराश होकर वो आखिर में अपने गांव के नायक के घर जाता है और उससे कहता है, हुजूर, कुछ पैसे अगर उधार मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। मैं आपको मेरी तनख्वाह मिलते ही सारे पैसे लौटा देता। अरे नयन बेटा, ये भी कोई कहने की बात है। आ जाओ और ले जाओ, ये लो पूरे 1000 रुपए। मुझे तुम आराम से पैसे दे देना, मैं आपके पैसे ब्याज समेत आपको लौटा दूंगा। ब्याज व्याज कुछ नहीं, तुम आराम से दे देना। नायक नयन की जमीन हड़पने के चक्कर में था। कमलीपुर में सबसे ज्यादा जमीनें नायक के पास ही थी। नायक जी बड़े अच्छे हैं, उन्होंने एक बार में ही पैसे दे दिए, वरना मैं पूरा बाजार छान मार चुका था। किसी ने एक ढेला नहीं दिया। हमें नायक जी से बचकर रहना चाहिए। खेत पर कब्जा करने के लिए वो हमेशा ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। सीमा को ये बात खाई जा रही थी। कमलीपुर में गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। हर तरफ लू और हर तरफ सूरज की रोशनी का प्रकोप फैल चुका था। लोग बाग गर्मी से इतने परेशान थे कि सिर्फ और सिर्फ रात को ही घर से बाहर निकला करते थे। ये अचानक इतनी गर्मी कैसे लगने लगी? सुबह के 7 बजे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 2 बजे की तपती धूप हो। मेरा तो बड़ा जी घबरा रहा है। हमें ये गांव छोड़कर कुछ दिनों के लिए चले जाना चाहिए, वरना ऐसे कैसे चलेगा। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नयन अपनी साइकिल उठाकर स्कूल की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक चट्टान की तरफ जाती है, जहां एक बच्चा खाई में छोटे से पेड़ पर लटकता हुआ नजर आता है। बचाओ, बचाओ! अरे बाप रे, ये बच्चा खाई में कैसे गिर गया? मुझे इसकी जान बचानी होगी। बेटा, ये लो, ये रस्सी ले लो और इसे पकड़कर ऊपर आ जाओ। ये लो। हाँ, हाँ, रस्सी, रस्सी। आराम से आ जाओ। नयन उस रस्सी की मदद से उस बच्चे को खाई से बचा लेता है और उससे पूछता है, बेटा, तुम उस खाई में गिर कैसे गए? क्या हुआ था? तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ हैं? जैसे ही नयन ने उस बच्चे से इतना पूछा, उसने सूर्यदेव का रूप धारण कर लिया और उसके बाद सूर्यदेव कहने लगे, हे वत्स, इस पूरे गांव के लोगों पर साढ़े साती लगी हुई है। यहाँ के लोग ना एक दूसरे की मदद करते हैं और ना ही एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं। तुम्हारे गांव वासियों ने मेरा अपमान किया था। प्रणाम सूर्यदेव, मैं कुछ समझा नहीं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसी वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम और तुम्हारी ये साइकिल जहाँ कहीं भी जाएगी, लोगों को तपती गर्मी से मुक्त कर जाएगी। इस गांव को मेरा श्राप है कि 7 साल इस गांव में सूरज तेजी से तपता रहेगा। गांव के लोगों को सुख चैन नहीं मिलेगा सिवाय तुम्हारे। धन्य हो सूर्यदेव, धन्य हो। मैं हमेशा आपके इस उपकार के लिए आपका शुक्रगुजार रहूंगा। इतना कहकर सूर्यदेव अदृश्य हो गए। नयन ने अपनी साइकिल को देखा तो उसे दिखाई पड़ा कि पूरी की पूरी साइकिल में एसी लगी हुई है। साइकिल से इतनी ठंडी हवा आ रही थी कि आसपास की सारी चीजें बर्फ की बन गई थी। नयन को ये देखकर यकीन ही नहीं हुआ। नयन ने जाकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। क्या कहा? साइकिल एसी? मुझे दिखाइए तो जरा। नयन की पत्नी ने जाकर साइकिल एसी को देखा। उसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। नयन के साइकिल एसी के बारे में सारे गांव में हल्ला हो गया। सभी को साइकिल एसी के बारे में पता चल गया। भाई साहब,
मैंने आपके साइकिल एसी के बारे में बहुत सुना है। क्या आप मुझे साइकिल एसी की हवा खिलाएंगे? अरे भाई क्यों नहीं, साइकिल के सामने आकर बैठ जाओ, बस हवा अपने आप लगेगी। और इसी तरह नयन सबको दोपहर में अपनी साइकिल एसी की मदद से राहत दिया करता था। कई दिन बीत चुके थे और गांव वालों को नयन श्राप से मुक्त करवाना चाहता था। नायक जी, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हमारे गांव में सूर्यदेव का कौन सा श्राप लगा हुआ है, आप बता सकते हैं? कई साल पहले इस जगह पर सूर्यदेव का मंदिर था। वो जगह मेरे पूर्वजों के होने के कारण मैंने ले ली और मंदिर को बंद करवा दिया। उन्हें लगा हमारे गांव वालों ने उनका अपमान किया है, इसी वजह से आज तक हम उनके श्राप से मुक्त नहीं हो पाए हैं। अच्छा, तो ये बात है, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। नयन अपनी साइकिल एसी लेकर उस बंद हुए मंदिर में चला जाता है। उस वक्त एक आदमी नकाब पहनकर नयन का पीछा कर रहा होता है। जैसे ही नयन अपने साइकिल एसी को उतारता है, पीछे से वो नकाब पोश उसके साइकिल एसी को चुराने की कोशिश करता है और जैसे ही वो नकाब पोश उस साइकिल एसी को छूता है, उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है। चोर! चोर! तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। कौन हो तुम? अपना नकाब उतारो। नयन उस नकाब पोश का नकाब उतारता है और देखकर दंग रह जाता है। उस नकाब के पीछे कोई और नहीं बल्कि गांव के नायक जी ही थे। नायक जी, आप इतनी गिरी हुई हरकत क्यों कर रहे हैं? मुझे तुम्हारी साइकिल एसी चाहिए थी। ये साइकिल एसी मैं विदेश में बेचकर बहुत धनवान बनना चाहता था। मैंने आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी नायक जी। आज आप मेरी नजरों से उतर गए। मुझे माफ करना बच्चे, मैं लालच के मारे अंधा हो गया था। मैंने तुमसे झूठ कहा था। सूर्यदेव का अपमान मैंने ही किया था, उनकी मूर्ति को मंदिर से चुराकर। अब वो मूर्ति कहाँ है, मुझे बताइए, वरना मैं पूरे गांव को आपके काले करतूतों के बारे में बता दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। वो मूर्ति मैंने पहाड़ी के पास छुपा कर रखी है। नयन नायक जी की बात सुनकर पहाड़ी के पास चला जाता है और वहां जाकर मंदिर की मूर्ति लाकर मंदिर में वापस स्थापित करता है। हे सूर्यदेव, हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए, हम पर कृपा करिए। जय श्री सूर्यदेव। दोनों पति पत्नी प्रार्थना कर ही रहे थे कि गांव का हर एक साइकिल एसी बन गया। सारे साइकिल में एसी लग गए, जिसे देखकर गांव वाले बेहद खुश हो गए। अरे अरे, ये देखो, मेरे साइकिल में एसी। अरे, मेरे साइकिल में एसी। ये हुई ना बात। बिल्कुल ऐसा ही जीवन मुझे चाहिए था। अब से मैं ठंडी ठंडी हवा खाऊंगा। मेरी भी साइकिल में एसी लग गया है। अब हमें नयन भैया के घर में जाकर नहीं सोना पड़ेगा। हम अपने साइकिल एसी से ही ठंडी ठंडी हवा ले सकते हैं। पूरा गांव सूर्यदेव के श्राप से मुक्त हो चुका था। नयन और उसकी पत्नी सुखी सुखी अपना जीवन बिताने लगे। ये कहानी सतना गांव की है, जहां बद्री नारायण ने एक समय बिजली के पेड़ की स्थापना की थी। उस वक्त वृक्ष देवता आकर सतना गांव में बिजली का पेड़ और बिजली का वरदान देकर चले गए थे। उस गांव में वरुण और उसके कई सारे साथी भी रहा करते थे। गांव से बिजली की समस्या तो दूर हो गई थी, लेकिन गुड्डू और उसकी पत्नी आर्थिक समस्या से गुजर रहे थे। सतना गांव में गर्मी का कहर बहुत बढ़ चुका था। गांव के नदी तालाब सब कुछ सूख चुके थे। इतनी गर्मी है गांव में कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। अब क्या करें जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य देव हमारे गांव के आसपास ही हैं। इतनी गर्मी कैसे झेलेंगे हम? चलो, मुझे अब बहुत सारे काम करने हैं और कल सुबह मटके और मिट्टी की मूर्तियाँ बेचने जाना है। गुड्डू रात भर जागकर मिट्टी की मूर्ति और मिट्टी के कई सारे सामान बनाता है और अगले दिन उन्हें बेचने बाजार जाता है। सुबह से इस तपती धूप में खड़ा हूँ, ना कोई मटका बिका है और ना कोई मूर्ति। गुड्डू पूरी दोपहर वहीं खड़ा था, लेकिन उसका मिट्टी का एक भी सामान नहीं बिका और वो थक हार कर घर की तरफ जाने लगा।
तभी वहाँ पर उसे बद्री नारायण पंडित जी मिले। गुड्डू, कहाँ से आ रहे हो? और ये क्या, बड़े थके थके लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताऊं पंडित जी, मेरी दशा बहुत खराब हो गई है। ना कोई मटका बिका है और ना ही कोई मिट्टी के खिलौने। मैं तुम्हारी दशा बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। आज आकर तुम हमारे घर से खाना ले जाना, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस रात तो गुड्डू बद्री नारायण पंडित जी के यहाँ से खाना लाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर खा लेता है। आज तो हमने पंडित जी के यहाँ से खाना खा लिया, लेकिन हम कल क्या करेंगे? आप कल की चिंता मत कीजिए। मैं कल भी अपने मिट्टी के सामान लेकर बाजार जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। गुड्डू दूसरे दिन भी अपना सामान लेकर बाजार की तरफ जाता है। ये मेरा आखिरी दिन है, मैं इन मिट्टी के बर्तनों को यहीं फेंक दूंगा। गुड्डू अपने मिट्टी के बर्तनों को फेंकने के लिए निकल पड़ता है। उतने में ही वहाँ पर एक व्यक्ति एक बड़े से ठेले पर कंबल लपेटकर गुड्डू को दिखाई देता है। इतनी गर्मी में ये आदमी भागता हुआ कहाँ से आ रहा है? और ये तो हमारे गांव का वरुण है, जो बिजली के तार बेचते हुए पकड़ा गया था। गुड्डू, 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 अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। इस ठेले पर एसी रखा हुआ है। लेकिन इसमें चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुम इसे खरीद कर लाते। मैं कह रहा हूँ ना, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमें इसका अच्छे काम के लिए उपयोग करना चाहिए। वरुण उस एसी को गुड्डू के पास ही छोड़कर चला जाता है, पर गुड्डू उस एसी को देखकर सोचने लगता है। ये एसी कुछ अजीब सा लग रहा है, इसे अपने गांव लेकर जाता हूँ। वहाँ लेकर जाने से कम गांव वाले देखेंगे तो सही कि एसी किस चिड़िया का नाम है। वरुण उस खराब एसी को अपने गांव ले जाता है और उसी बिजली के पेड़ के पास रख देता है। एसी रखते ही सारे गांव वाले वहीं इकट्ठा हो जाते हैं और गुड्डू से पूछने लगते हैं। अरे गुड्डू बेटा, ये क्या लेकर आ रहे हो? बड़ी अनोखी चीज लेकर आए हो गांव में। ये करता क्या है? ये एक एसी है, इसे घर में लगाने से ठंडक आती है। अगर ऐसा है तो इसे इस पेड़ पर लगा दो, गांव में भी ठंडक आ जाएगी। फिलहाल तो ये खराब है, इसे घर जाकर बनाने की कोशिश करता हूँ। गुड्डू उस खराब एसी को अपने घर ले गया और उसे बनाने की कोशिश करने लगा। देर रात हो चुकी थी। अचानक वो एसी रोशनी से चमक उठा और उसमें से तेज रोशनी आ गई। उस चमकती हुई एसी को लेकर वो उसी बिजली के पेड़ के पास जाता है। अरे देखो, ये एसी चमक रही है, इसे कुछ हो गया है। आ जाओ, सब कोई आ जाओ। सारे गांव वाले उसी बिजली के पेड़ के पास जमा हुए और देखा कि वहाँ गुड्डू उस चमकते हुए एसी को लेकर खड़ा है। गुड्डू उन्हें सारी बातें बताता है। तब बद्री नारायण पंडित जी ये बात सुनकर कहते हैं, ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये जरूर प्रकृति देवता हमसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर वही अंधविश्वास की बातें। वरुण के इतना कहते ही बिजली का पेड़ चमकने लगता है और वृक्ष देवता प्रकट होकर कहते हैं, इस चमत्कारी एसी से पूरे गांव में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इस मिट्टी के एसी को इस बिजली के पेड़ में जोड़ दो, ये काम एक अच्छा कारीगर ही कर सकता है। हमारे गांव में मिट्टी का सबसे अच्छा कारीगर सिर्फ गुड्डू ही है। इस पेड़ की मिट्टी से जाकर तुम एसी बना दो, जिससे इस गांव की सारी समस्या चली जाएगी। इतना कहकर वृक्ष देवता वहाँ से अदृश्य हो गए। गुड्डू जाकर अपनी मिट्टी के हुनर से हूबहू वैसा ही एसी बना देता है और खराब मशीन को अपने मिट्टी के एसी में लगा देता है और खुद की एक बड़ी सी मिट्टी की एसी बनाकर तैयार कर देता है। मिट्टी की एसी तैयार है, भगवान के कहने मुताबिक बिजली के पेड़ में लगा दिया है। क्या पता कुछ अनोखा हो जाए। गुड्डू मिट्टी का एसी उस बिजली के पेड़ में लगा देता है। अब देखना, मेरे प्रभु की कृपा देखना, इस मिट्टी के एसी से हमारे गांव में सारी समस्या ठीक हो जाएगी। मिट्टी के एसी के पेड़ में लगते ही गांव में ठंडी लहर दौड़ पड़ती है।
मानो गांव में बर्फ की बारिश हो रही हो। पूरे गांव में सूरज की गर्मी का कोई भी असर नहीं होता। मुझे तो ठंड लग रही है। मेरे दांत कटकटा रहे हैं। मिट्टी की एसी इतनी ठंडी हवा देती है कि गांव के सूखे हुए तालाब में बर्फ जम जाता है। गांव के जो भी कुएं सूख चुके थे उनमें भी बर्फ जमने लगती है। ये देखो, हमारे गांव का कुआं भी भर गया। अगर ऐसा रहा तो हमें बाहर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हुई ना बात। प्रभु की कृपा अपरंपार है, बस किसी की इसको नजर न लगे। गांव वाले सुखी सुखी रहने लगे थे। मिट्टी की एसी की वजह से सब कुछ अच्छा हो गया था, लेकिन ये बात जंगल में रहने वाले डाकुओं को हजम नहीं हुई। उन्होंने षड्यंत्र रची। कुछ तो करना पड़ेगा। सिर्फ सतना गांव में ही बर्फबारी हो रही है, सब खुश हैं और हम हैं कि यहाँ गर्मी में मरे जा रहे हैं। सही कहा तुमने। और तो और मैंने ये भी सुना है कि जादुई मिट्टी की एसी उन्होंने गांव में लगाई हुई है। क्यों ना उसे चलकर चुराया जाए, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? दोनों डाकू मौका मिलते ही गांव में चले आते हैं और मिट्टी के एसी को चुराने की कोशिश करने लगते हैं। मिट्टी के एसी के जादू की वजह से वो दोनों बर्फ के बन जाते हैं। ठंड ठंड ठंड, आज से मैं डकैती छोड़ दूंगा। और मैं आपके साथ रहना छोड़ दूंगा। हमें आजाद करो। सारे गांव वाले उनकी चीखें सुनकर वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें बर्फ का बना देखकर हंसने लगते हैं। अच्छा मजा आया। और इसी तरह मिट्टी की एसी की मदद से सब लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं।